जी, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की डीएसपी की क्लास थी आज अभी? जी मुझे मैम, लगता है डीएसपी सॉरी। पढ़ के डीएसपी की क्लास थी अभी। कैसी यस गई मैम, क्लास डीएसपी आपकी? कैसा लग रहा है अब ऑन कैंपस ठीक के थी मैम। बाद ऑफ कैंपस? ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है क्योंकि वो ऑन कैंपस ज़्यादा मतलब हाँ, आई टोटली एग्री। मुझे भी ऑन कैंपस में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन आई डोंट नो कि कहाँ जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो चलें, एनीवे अब हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं। वी विल स्टार्ट विद सम अनाउंसमेंट्स, फिर थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे जो लास्ट टाइम हमने किया था, और उसके बाद जो है अगर आपको याद हो, वी एंडेड अप एट ग्रामियन मैट्रिक्स। हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप का मैट्रिक्स आया था एट द एंड, और उसको हमने जो है वो कहा था कि नेक्स्ट टाइम हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रामियन मैट्रिक्स, एंड देन विद दैट रेफरेंस हम सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस की बात करेंगे, और फिर ग्रामियन की बात करेंगे कि इफ़ देर आर सर्टन स्पेसिफिक टाइम ऑफ ग्रामियन तो उससे क्या होता है फ़ायदा। वी विल टॉक अबाउट ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल, कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर उसके बाद वेटेड लीस्ट स्क्वायर वगैरह देखेंगे। लास्ट के 2 टॉपिक्स जो हैं वो आई एम नॉट श्योर कि हम आज कवर कर पाएंगे कि नहीं, बट वी विल ट्राई। ओके, अनाउंसमेंट में जो है वो एक तो ये अनाउंसमेंट है, क्योंकि आई हैव रियलाइज कि आप लोग अगर थोड़ा सा सब लोग टेक वो जो भी क्लास होती है उसमें दिलचस्पी लेते हैं, तो इट बिकम्स बेटर फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो। और आई रियलाइज कि पिछले 2 वीक्स में जो है वो क्लास में होते थे, तो लेना ही पड़ता था हर एक को जो है हिस्सा। सो अब ज़ाहिर है ऑनलाइन में मैं वो काम तो नहीं कर सकती ज़बरदस्ती, बट द थिंग इज़ के आई विल एक्चुअली हैव मार्क्स फॉर क्लास पार्टिसिपेशन। कुछ लोगों की तो मुझे मुस्तकिल आवाज़ें आती रहती हैं, तो डेफिनेटली उनको तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं बोलते, तो आई वुड एडवाइज़ यू के आप लोग जो हैं अभी मौजूद, वो भी क्वेश्चनिंग भी करें, आंसर्स भी करने की कोशिश करें, ठीक है। एंड देन whenever you answer, give me your name also so that I can mark कि आप में से कौन जो है वो participate कर रहे हैं। And then देखें, वही वाली बात है कि this is not for me। आप लोगों ने खुद अंदाज़ा लगाया होगा कि लास्ट टाइम जो है वो लास्ट 2 वीक्स में जो है आप सारे जो है यू हैड बेटर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ द रीज़न। ठीक है, हम ऑन कैंपस थे, वो भी ट्रू है, लेकिन ये कि बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑल्सो कि आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, एंड यू वर ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड, ऑल ऑफ यू वर ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट ऑन ऑनलाइन लेक्चर्स ऑल्सो, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है जो सिचुएशन है। इसके अलावा जो है वो क्विज़ेज़ वगैरह जो हैं वो जो भी जिस टाइम पे भी हुआ करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस वीक में आपको कोई स्केड्यूल है क्विज़, लेकिन ये कि जो क्विज़ हुआ करेगा उसमें जो है यू विल बी आस्क्ड टू टर्न ऑन योर कैमराज, और वरना जो है वो आपके मार्क्स वगैरह डिटेक्ट होंगे, और डेफिनेटली जो आपका मिड टर्म होगा या एग्ज़ाम जो भी फाइनल होगा उसमें भी आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो मिड टर्म स्केड्यूल था, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, हमारा दैट विल बी ऑन द सेम डेट, March 30th, और from 7:30 to 9 p.m. ठीक है, आई कैन डू इट ऑन एनी डे अदर देन द क्लास डे ऑल्सो, ठीक है। थर्सडे को भी हो सकता है अगर आप चाहें, इससे ऊपर पहले करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फुल फ्लैश एटलीस्ट आपको एक 1.5 आवर तो मिले। तो आप आपस में मशवरा कर लीजिएगा। इफ़ यू वांट वी कैन हैव इट ऑन थर्सडे, जब आपकी और कोई क्लास नहीं होती, तो हम 6 बजे रख सकते हैं, 7 बजे रख सकते हैं, नमाज के बाद रख सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि यू विल बी रिलैक्स्ड कि आपके पास जो है वो टाइम होगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को टाइम कोई और नहीं मिलता, तो फिर हम जो है वो March 30th को करेंगे ऑन ट्यूसडे, ऑन हाँ जी, ट्यूसडे जो होगा March 30th को होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम जो किया था, वी वर टॉकिंग अबाउट अप्रॉक्सीमेशन प्रॉब्लम, और ये हमने खासी डिटेल में डिस्कस किया था। व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू वाज के अगर हमारे पास if we have a vector space
और उसमें हमारे पास एक पॉइंट है मौजूद, बट वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस, यानी दिस इज एक्चुअली द ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो कि हमारे पास मौजूद है। और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है या बेसिस सेट मौजूद है, दैट इज फॉर अ सब स्पेस। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू, व्हाट वी एक्चुअली डिड लास्ट टाइम वाज के हम जो है वो x की अप्रोक्सीमेशन, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने की कोशिश करते हैं ऑन दिस सब स्पेस जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। और बेस्ट अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब है कि हम इसको जो है वो एरर को मिनिमाइज करते हैं। और एरर मिनिमाइज में वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि जो हम डिस्टेंसेस वगैरह या इनर प्रोडक्ट जो हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। और जो हमारे पास उस केस में जो नॉर्म इंड्यूस हो रहा था, दैट वाज L2 नॉर्म, एंड वी सॉ के आपके पास जो कंडीशन है तो ऑप्टिमम एरर के लिए, दैट वाज दैट दिस एरर which is actually the difference of these two vectors has to be orthogonal to t. Okay, and we started with just one vector. टी का जो है बेसिस वेक्टर जो हमने स्टार्ट किया था, वन वेक्टर से स्टार्ट किया था। वी सॉल्व इस पूरे के पूरे जो एक्सरसाइज का मकसद क्या था कि वी वांटेड टू, वी नो कि हमारे पास जो ये एक्स हैट है जो कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्स है, दिस कैन बी रिटर्न एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन द सब स्पेस। और तो हम ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन में कोफिशिएंट्स हैं ये हम निकालना चाहते थे। और वी सॉ कि व्हेन वी हैड ओनली वन वेक्टर, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ये आ जाता था। देन वी सॉ कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज होके दो हो जाते हैं, P1 और P2, दो टू डायमेंशनल अगर हम सब स्पेस की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे मैंने बनाने की भी कोशिश की हुई है, और ये आपकी बुक से थर्ड चैप्टर में ये चीज़ें सारी की सारी मौजूद हैं। आई वुड एडवाइस कि आप जाके जो है वो थर्ड चैप्टर को पढ़ने की भी कोशिश करें, ठीक है। तो इन दैट केस वी सॉ कि हमारे पास मैट्रिक्स एंड वेक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में चीज़ें आ जाती हैं। एंड देन हमने एग्जांपल की थी इसकी, जो कि हम ज़ाहिर रिपीट नहीं करेंगे। एंड देन वी वेंट टू द लास्ट केस जो कि जेनेरिक केस था, कि अगर हमारे पास बजाय इसके कि P1 P2 हो, P1 से लेकर Pm तक, या m जो है वो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं इन द सब स्पेस जो कि इसको स्पैन कर रहे हैं, या जो किसी भी वेक्टर को स्पैन कर रहे हैं जो कि इस सब स्पेस में मौजूद है। अच्छा, इसमें जो है देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। एक तो ये कि ये चीज़ हमने याद रखनी है कि दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड लीनियर लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम, क्योंकि ये वर्ड हम बार बार यूज़ करते रहेंगे। सो वी नीड टू एक्चुअली रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज स्क्वायर ऑफ द एरर। बेसिकली यहाँ तो मैंने सिर्फ थ्रू नॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन हम स्क्वायर को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो बिकॉज स्क्वायर्स आर मोस्टली ईजियर टू कंप्यूट एज कम्पेयर टू कि आप खाली उसका नॉर्म देना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि स्क्वायर में वी नो कि इट डजेंट मैटर कि नेगेटिव आ रहा है एरर या पॉजिटिव आ रहा है एरर, आपके पास जो है स्क्वायर होके थिंग्स बिकम पॉजिटिव। तो इट मीन्स के स्क्वायर इज एक्चुअली गिविंग यू द एब्सोल्यूट और जो सही मैग्नीट्यूड ऑफ वट एवर द एरर इज। एंड ओके, एंड देन हमारे पास जब जेनेरिक हमने इसको सॉल्व किया था, देन वी केम अप विद दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। और इसमें हमारे पास वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि हमारे पास जो है दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स जिस पे हम फोकस करेंगे। और हमने जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, लेफ्ट हैंड साइड पे उसको P से रिप्रेजेंट किया है, इस मैट्रिक्स को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज C। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी नो कि हमें P मालूम है। बिकॉज P क्यों मालूम है? बिकॉज X जो है दिस इज ऑब्जर्वेशन वेक्टर, ये हमें ऑलरेडी पता है। एंड ऑल ऑफ द P's, P1 P2 P3 Pm जो है, दे आर द बेसिस वेक्टर जो कि स्पैन कर रहे हैं T को, तो वो भी हमें मालूम है। सो अननोन जो चीज़ है इसमें वो वेक्टर C है, एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड, C is called vector of coefficients, R is called Gramian matrix, and this P is called cross correlation matrix। and P जो है वो हमारे पास कैसे आ रहा है? by taking the inner product of the observation vector with each and every basis vector। और इसके लिए जो हमने जहाँ पे लेक्चर ख़त्म किया था वहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर आप इसको C के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो you need to have
इन्वर्स ऑफ आर। तो सबसे पहले तो हमें ये इस्टेब्लिश करने के लिए की ज़रूरत है कि आर इन्वर्टेबल है भी कि नहीं है, ठीक है। और आर अगर इन्वर्टेबल है तो अंडर व्हाट कंडीशन इन्वर्टेबल है, एक तो हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे। देन वी विल सी कि अंडर व्हाट कंडीशन ऑन दीज P1 से लेकर PM तक हमारा जो R है इट वुड बिकम इन सच अ स्ट्रक्चर के हमारे पास सोल्यूशन आसान हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट जेनेरिक केस जिसमें हमने पीस के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई सिवाय इसके कि दे आर द बेसिस वेक्टर, विच मीन्स के दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड दे आर एक्चुअली दे आर स्पैनिंग टी, ठीक है। कि जो है वो हमने इसके अलावा या ये कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक्स हैट आ रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन कि दे आर स्पैनिंग ऑल द वेक्टर्स इन द सब स्पेस टी। लेकिन ये कि इसके अलावा हमने और कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई। एक जो चीज़ हमने याद रखनी है वो ये कि इस तरह के जो अब ये हमारे पास जो पूरा ये आया है इक्वेशन आई है, दिस इज एक्चुअली फ्रॉम सेट ऑफ इक्वेशन से हमारे पास ये वेक्टर और मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म बनी है। दीज काइंड ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है। तो अगेन दिस इज समथिंग आपने याद रखना है कि जो हमारा वी एक्चुअली सो दीज आर एक्चुअली द नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है। ये जो जितनी भी इक्वेशंस हमारे पास आ रही हैं और इन इक्वेशंस में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमें नज़र आ रहा है कि ऑन वन साइड वी हैव द इनर प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन वेक्टर with one of the basis vectors, and on the other side we have the dot product of all the basis vectors। आपके पास जो है वो इस तरह की फॉर्म में हमारे पास जो है वो चीज़ आ रही है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशन। ये जो चीज़ है इसमें भी नॉर्मल इक्वेशन हम इसको कहते हैं, बेशक आप इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं या इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द ग्रामियन मैट्रिक्स। ग्रामियन मैट्रिक्स में एक चीज़ जो हमने लास्ट टाइम भी देखी थी एंड वी कैन सी फ्रॉम हेयर इज ऑल्सो कि एक तो ये कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। यू कैन सी के आपके पास m ही कॉलम्स हैं एंड m ही रोज हैं, और इट एक्चुअली डज मेक सेंस ऑल्सो बिकॉज हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हैं और ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये हम बाद में जो है उसको फिगर आउट आप खुद भी कर सकते हैं कि ये m by m क्यों होगा, बट दिस इज m by m मैट्रिक्स एंड दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन का मतलब ये है कि अगर आप इसका कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इट विल कम आउट टू बी, कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज लें तो इट विल बी इक्वल टू आर, या इसको हम आर हर्मिशियन भी लिख सकते हैं। और सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि अगर तो एक्चुअली हर्मिशियन इज अ, आप ये कह लें कि सुपर सेट ऑफ सिमेट्रिक। हर्मिशियन जो है वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों केसेस को कवर करता है। अगर रियल है तो डेफिनेटली कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, तो फिर हम उस केस में इसको हम सिमेट्रिक कह देते हैं। अगर रियल मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक कहलाता है, एंड इफ इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इन द मैट्रिक्स देन इट इज़ कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ जब हमने चेक करनी है, ये तो हमें पता चल गया कि इट इज सिमेट्रिक और हर्मिशियन, विच मीन्स के अगर आप इसके रोज और कॉलम्स को फ्लिप करते हैं तो मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मैट्रिक्स बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन, जिस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स आया हुआ है। नाउ द सेकेंड थिंग दैट वी वांट टू फिगर आउट इज कि ये इन्वर्टेबल है कि नहीं है। अब किसी मैट्रिक्स को ये चेक करने के लिए कि वो इन्वर्टेबल है कि नहीं है, वी एक्चुअली चेक if the matrix is positive definite, ठीक है। पॉजिटिव डेफिनेट जो है, अगर आपको याद हो हमने पीछे भी एक जगह पे जो है ये ओके लेट मी एक्चुअली राइट, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस जो होते हैं बेसिकली दे हैव नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, और उन करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे एक्चुअली वी कैन सेफली से कि दे वुड बी एक्चुअली पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस आर ऑलवेज इन्वर्टेबल। तो अगर हम ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कोई हमारे पास जो मैट्रिक्स है दैट इज़ पॉजिटिव डेफिनेट, तो इसका मतलब ये है कि हम ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि दैट वुड बी डेफिनेटली इन्वर्टेबल। अच्छा, चेक क्या हम लगाते हैं इफ़ यू वांट टू चेक इफ़ द मैट्रिक्स इज अ पॉजिटिव डेफिनेट और नॉट। तो अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है और इसको मैं पॉजिटिव डेफिनेट जो है वो चेक करना चाहती हूँ, व्हाट आई नीड टू चेक इट कि if I multiply it by
एनी मैट्रिक्स x मैं लेती हूँ और इसको दोनों साइड पे मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ। जाहिर है अगर मैं कॉलम मतलब अगर राइट और लेफ्ट दोनों पे करूँगी तो एक साइड पे जो है वो मुझे ट्रांसपोज से या हर्मिशन से करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रीज़न। ओके, लेट मी एक्चुअली ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। कि अगर फर्स्ट करें कि मेरे पास मैट्रिक्स ए जो है वो इस तरह का मैट्रिक्स है, P1 P2 एंड PM, ठीक है, एंड ऑल ऑफ PI's बिलोंग टू RN, एन स्मॉल ही कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, पहले तो मुझे बताएं कि ए जो है वो क्या हो जाएगा। ए जो है इसके कॉलम्स तो हमारे पास m नज़र आ रहे हैं, रोज विल बी n, ठीक है, ए m/n हो जाएगा। और उसके बाद अगर फर्ज करें कि मैं एक्चुअली ओके, सो इन दिस केस एक्चुअली आई शुड हैव नहीं, ये भी RFM होना चाहिए। और हाँ ठीक है, ठीक है, ओके सॉरी, बेसिकली लेट मी नॉट राइट इट ए, आर की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, आर मैट्रिक्स है बिकॉज हमने ये तो पहले ही एस्टेब्लिश कर लिया ना कि जिस मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं वो सिमेट्रिक तो है ही है। ठीक है, तो अगर हमारे पास आर मैट्रिक्स है और उसको जो है वो मैं पीस भी नहीं रखती, लेट मी नॉट कंफ्यूज इट, आर ही मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो आर जो है वो मेरे पास m/m मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसको इस साइड पे x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि x हैज़ टू बी m/1। और मैं अगर इसको लेफ्ट से भी करना चाहती हूँ तो आई कैन नॉट मल्टीप्लाई इट बाय m/n, बल्कि मुझे x ट्रांसपोज से करना पड़ेगा विच विल बी 1/m। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मेरे पास चीज़ आएगी उसका उसकी लेंथ क्या होगी, जो वेक्टर आएगा इफ़ आई मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स। ठीक है, और ये एनी मैट्रिक्स का मतलब ये ज़रूर याद रखें कि दिस हैज़ टू बी सिमेट्रिक और हर्मिशियन बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अदरवाइज मैं दोनों साइड से एक वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कैन यू सी दिस थिंग कि अगर फर्ज करें मेरे पास ए जो है वो m/n का हो जाता तो मैं एक साइड पे x और दूसरी साइड पे x ट्रांसपोज नहीं रख सकती थी। वाई नॉट, कौन बताएगा? ठीक है, व्हाट क्योंकि आई मैं एम वो ट्राइंग टू से इज, जी क्योंकि मैं बोलिए। वो स्क्वायर मैट्रिक्स में रहता था। हाँ, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि देखिए ना अगर ये वाला फर्ज करें कि जो मैं पहले करने लगी थी, दैट आई सेड, अगर ये am/n है तो यहाँ मैं अगर m ले लेती हूँ तो इधर अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो दैट वुड बी 1/m। ठीक है, अब यहाँ या तो ये मैच नहीं करेगा या ये मैच नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द रीजन कि सेम का ही मैं हार्मेशन यहाँ पर दूसरी साइड पे भी ले रही हूँ। सो द थिंग इज के ये वाली जो सिमेट्रिक डेफिनेट मैट्रिक्स चेक करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि ये जो मैट्रिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, सॉरी, पॉजिटिव डेफिनेट चेक करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि जिस मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं इट हैज़ टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं आर के केस में। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन दोबारा वहीं पर है कि ये जो चीज़ है व्हाट वुड इट गिव मी, वुड इट गिव मी अ वेक्टर और अ मैम एक मैट्रिक्स? स्केलर देगा, स्केलर ये स्केलर स्केलर देगा। ठीक क्वांटिटी है, में। नजर आ रहा है 1/1 हो जाएगा बिकॉज ऑफ, सो इफ माई मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट, then in that case this has to be greater than 0. so this is actually the first check। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को करना चाहती हूँ, मैं कोई भी एक वेक्टर डिफाइन करूंगी जेनेरिक m/n को, और हम अभी करके देखेंगे भी कि हम इसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, नाउ द थिंग इज के चलें ये चीज़ हमने प्रूव कर ली कि दिस इज सिमेट्रिक डेफिनेट। नाउ द सेकेंड थिंग इज, नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट सिमेट्रिक डेफिनेट मैट्रिसेस जिसकी बेस पे हम ये कहते हैं कि दे विल ऑलवेज बी इन्वर्टेबल। जो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस की देयर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। एक तो ये कि आपके पास ओके, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस की कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स all diagonal elements um,
पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की मैं करेक्टरिस्टिक बता रही हूँ, एंड पॉजिटिव डेफिनेट के साथ मुझे इतना पता है कि दिस हैज़ टू बी सिमेट्रिक ऑल्सो, सिमेट्रिक या हर्मेशियन भी होगा, ठीक है। अच्छा, वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज के पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, विच मीन्स के ग्रेटर देन 0 होंगे, लेकिन इट डजेंट मीन कि जितने भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस के डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अदर वे राउंड इज नॉट ट्रू। अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट 0 या नेगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन अगर ये नहीं है कि अगर फर्ज करें कि आई कैन जस्ट नॉट से कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड सॉरी 1 2 2 एंड यहाँ 4 है, ठीक है, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आई कैन सी कि डायगोनल एलिमेंट जो है दे आर ग्रेटर देन 0, बट इट डजंट मेक इट पॉजिटिव डेफिनेट अनलेस एंड अनटिल कि ये वाली कंडीशन इसकी फुलफिल हो रही है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर मैं कहूँगी कि हाँ जी दिस इज पॉजिटिव डेफिनेट, लेकिन ये कि डायगोनल के नॉन जीरो एलिमेंट या पॉजिटिव एलिमेंट होना जो है वो उसके लिए मस्ट, वो ये चीज़ नहीं मेंशन कर रहा, लेकिन अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो फिर डायगोनल एलिमेंट जो है वो होना वो डेफिनेटली जो है वो पॉजिटिव होंगे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट matrices are पॉजिटिव, ठीक है, अगेन ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसका कंसिक्वेंस क्या होता है कि हमारे पास, अगर आपको याद हो हमने किसी लेक्चर में पहले ये चीज़ देखी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ योर मैट्रिक्स इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। और अगर नहीं भी देखी थी तो ये आप याद रखें, ठीक है। अब अगर हमने ये कहा है कि तमाम की तमाम आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास जो पॉजिटिव डेफिनेट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये है कि वी नो के इन्वर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये जो दो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं दे आर एक्चुअली इक्विवेलेंट, कि अगर आपके पास जो है वो पॉजिटिव सॉरी अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ भी ट्रू होगी और ये चीज़ भी ट्रू होगी। तो इस सो वी विल एक्चुअली सी जब हम आइगन वैल्यूज़ के ऊपर आएंगे कि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस जो हैं उनके आइगन वैल्यूज़ जो है वो हम निकाल के देखेंगे तो दे विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। इसके अलावा एक और जो प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस की कि देयर, अगर आप उसको रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में करते हैं तो देयर pivots are also positive, ठीक है। आइगन वैल्यूज भी पॉजिटिव हैं एंड pivots are also positive, और आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होने का, अच्छा पिवट पॉजिटिव, सॉरी जी मैम, हमने कहा ना कि लैम्डास आर पॉजिटिव, तो लैम्डास बेसिकली वो पिवट से ही आ रहे होते हैं ना हमारे पास, तो हाँ ये जी, तो बिल्कुल बिल्कुल सेम बिल्कुल नहीं सही है। कह रहे हैं आप। सो व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग इज कि एक्चुअली दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग्स, ठीक है। कि आपके पास जो है, यानी आप लोगों को जो है वो अगर आपने आइगन वैल्यूज निकाल लिए हैं या आपने रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से किया हुआ है, बेसिकली यू आर राइट, ठीक है, कि आपके पास जो पिवट हैं दे आर एक्चुअली गिविंग यू द लैम्डास। सो इट मींस कि आइदर वे अगर आपने चीज या तो आइगन वैल्यू के प्रोसेस से आपने आइगन वैल्यूज निकाली हैं या आपने पिवट के थ्रू निकाली हुई हैं, इन बोथ द केसेस यू आर जस्ट चेकिंग कि इट इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। अच्छा, दूसरी चीज ये कि पिवट अगर ग्रेटर देन 0 है तो वी ऑलरेडी नो कि इस केस में क्या हो जाएगा। इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। हमने ये पहले चीज देखी हुई है कि अगर तमाम के तमाम कोई भी पिवट जो 0 होता है वो हमें लीनियरली डिपेंडेंट रोज या कॉलम दे रहा होता है। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स जो है जिसमें तमाम के तमाम पिवट एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड दिस थिंग के लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट मीन्स के इन्वर्टेबल है, ठीक है। सो द थिंग इज के एट द एंड ऑफ द डे ये अगर आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो उसमें देर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच आर इक्विवेलेंट एंड दे विल ऑलवेज लीड टू द फैक्ट के इट विल बी
a matrix with linearly independent columns, which means कि it will be a matrix that would be invertible. And एक चीज़ ये भी याद रखें कि अभी जो मैंने यहाँ पे properties बताई हैं, 2-3 properties बताई हैं positive definite matrices की, आपको इसके अलावा भी properties नजर आएंगी इसकी, which are actually again equivalent. They are actually a number of ways of saying the same thing. यहाँ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने वो properties लगाई हैं जो कि हमें यूज़, जो यहाँ वो सिर्फ वो मेंशन किए जो कि हम यूज़ करेंगे अभी भी और उसके बाद में भी हम बाद में भी इसको यूज़ करते रहेंगे, बट इट डजंट मीन कि दिस इज़ द एग्जॉस्टिव लिस्ट. अगर आपको इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी भी नज़र आती है तो दैट वुड लेकिन बी लीडिंग टू द सेम थिंग, कि दैट वुड समहाउ बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेलिंग यू कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कॉलम्स हैं, विच मीन्स के दैट मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल. पॉजिटिव डेफिनेट के साथ साथ जी बोलें मैम. नॉर्मली हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर चेक करना तो हम ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्यों नहीं चेक कर लेते डायरेक्टली? अगर वो जीरो आ रहा है इसका मतलब है कि डिपेंडेंट. ओके, वेरी गुड. नाम भी बताइए, कौन आप अपना नाम भी बताइए सर. जी मैम उस्मान. ओके. कौन? अच्छा जी, उस्मान के कौन आंसर करेगा कि व्हाई डोंट वी चेक द डिटरमिनेंट? क्योंकि मैम हमने बात तो की है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी हमेशा, तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट देख लें. ओके, एक्चुअली दिस इज अ good question, लेकिन can anyone answer this question? जी उस्मान, देखें it is true कि वो जो है वो आपके पास मैट्रिक्स जो है वो डिटर्मिनेंट अगर आप चेक कर लेते हैं तो उससे निकल सकता है आपके पास, बट लेट्स सपोज कि योर मैट्रिक्स इज मे बी 1000 by 1000 जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है. हाउ इजी वुड इट बी टू कंप्यूटर डिटरमिनेंट? जी उस्मान, लेकिन उस तरह तो, लेकिन मैम रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में भी लेके जाना उस सेम इक्विवेलेंट नहीं, वो नहीं करेंगे ना हम तो सिर्फ ये चेक करेंगे. वी विल जस्ट चेक दिस थिंग, ठीक है. हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये चेक कर लिया है और ये आपको आ जाता है कि दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि यू आर सेइंग कि दैट वुड बी पॉजिटिव डेफिनेट. ठीक है, ये तो मैं पॉजिटिव डेफिनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि ये इसका पॉजिटिव डेफिनेट होने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट विल बी नॉन जीरो. ठीक है, चाहे आप डायरेक्टली करें, यू आर राइट, कि चाहे आप डायरेक्टली करें या चाहे आप आइगन वैल्यूज लगा के करें, चाहे आप पिवट लगा के करें, ठीक है, रो रिड्यूस से करें, और एंड डेफिनेटली अगर आप इन तीनों में से किसी भी तरीके से करना चाहें या इसके अलावा किसी और तरीके से करना चाहें, देन डेफिनेटली यू विल नीड टू फिगर आउट कि इसमें से कौन सा तरीका जो है वो ईजियर है. ठीक है, बट एट द मोमेंट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो ये चीज़ें ट्रू होंगी, और पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं है उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि अभी हम आर को चेक करके देखेंगे कि इज इट पॉजिटिव डेफिनेट और नॉट. लेकिन व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश्ड इज कि अगर मेरे पास ये चीज़, मुझे ये वाली कंडीशन ट्रू मिल रही है, ये वाली जो है, देन इन दैट केस आई नो कि दीज प्रॉपर्टीज विल होल्ड फॉर दैट आर, एंड आई नो कि दैट वुड बी इन्वर्टेबल. पॉजिटिव डेफिनेट से ही एक बहुत क्लोज जो मैट्रिक्स होता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पॉजिटिव सेमी डेफिनेट. ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव डेफिनेट और सेमी डेफिनेट में थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क क्या है कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट अगर मैट्रिक्स ए है तो उस केस में ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है दैट वुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. एक इक्वल टू का भी साइन 0 भी इंक्लूड हो जाता है. जी, 0 भी इंक्लूड हो जाता है. एंड देन व्हाट वुड दैट इफेक्ट? दैट वुड एक्चुअली इफेक्ट एवरीथिंग हियर. ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. आपके पास आइगन वैल्यूज कैन बी 0, यानी आइगन वैल्यूज आर नॉट पॉजिटिव बट नॉन जीरो ओनली. अब हम ये कह देंगे कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, सॉरी नॉट जो है वो एक्चुअली मेरा ख्याल है मैं हाँ, दे विल बी नॉन नेगेटिव. ठीक है, कि आपके पास जो है पॉजिटिव नहीं है, यानी +1 +2 वाली बात नहीं, बस नॉन नेगेटिव है, विच मीन्स के 0 भी उसमें इंक्लूडेड हो गया. एंड देन अगेन पिवट कैन बी 0 और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इस 0 के इंक्लूजन की वजह से क्या हो रहा है, योर डिटर्मिनेंट कैन बी इक्वल टू 0 ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमें पता है कि पिवट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास
डिटर्मिनेंट आ जाता है, आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट आ जाता है, ठीक है। एंड देन सो इट मीन्स कि अगर मेरे पास किसी मैट्रिक्स में यही वाला जो फिगर है मल्टीप्लिकेशन के बाद, इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो आई विल से कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, एंड इट मीन्स कि उसके जो भी कॉलम्स हैं मैट्रिक्स के, दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयर इज अ डिपेंडेंसी बिटवीन देम, एंड वी वुड लाइक टू मेक देम लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आ जाती है, और अगर जो है वो इस तरह की चीज़ अगर इफ़ वी हैव मेड श्योर कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने उसके कॉलम्स को कर दिया है, तो इसका मतलब है कि वी आर मेकिंग श्योर कि दिस थिंग इज ट्रू, एंड इन अदर वर्ड्स दैट इज इनवर्टेबल। और इन्हीं के पैरेलल में बेसिकली हमारे पास नेगेटिव डेफिनेट एंड सेमी डेफिनेट भी होते हैं, ठीक है। वो तो हम खैर यूज़ नहीं करेंगे कहीं पर भी, लेकिन नेगेटिव के केस में क्या हो रहा होता है कि वी जस्ट हैव, अगर नेगेटिव डेफिनेट है तो ये जो भी हमारे पास फैक्टर है या जो भी यहाँ पे नंबर आएगा दैट विल बी लेस देन 0। अगर नेगेटिव सेमी डेफिनेट है तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड देन सिमिलरली एवरीथिंग वुड बी चेंजिंग। एंड नेगेटिव डेफिनेट या नेगेटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिसेस जो है वो भी सब कुछ जगहों पे हम उनको टेस्ट करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, बट इस कोर्स में हम सिर्फ जो है पॉजिटिव डेफिनेट या पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की ही बात कर रहे होंगे। सो वी विल एक्चुअली गो बैक टू Gramian. And the next thing that we want to do is to check if the Gramian matrix is positive definite or not, जिसका सिंपल सा चेक क्या है कि मैं Gramian को दोनों साइड से किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, एंड आई ट्राई टू सी कि ये जो भी नंबर मेरे पास आ रहा है इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और नॉट। और आप लोग भी यही काम करेंगे इफ़ यू हैव टू प्रूव एनीवेयर कि आपके पास, या टू चेक कि मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट और नॉट। तो कैसे शुरू करें? अच्छा देखें, सो व्हाट आई वांट टू चेक इट, मैं वही वाले वो रखूँगी नोटेशंस जो मैंने नोट्स में रखी हैं, वाई Hermitian R and Y, and so R is m by m, R is something like this, ठीक है। P1 inner product with P1, P2, okay, let me make it bigger, P2 inner product with P1, and then PM inner product with P1. Similarly second में मेरे पास क्या है, P1 P2 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 and then PM P2 or so and so forth. Okay, so this is P1 PM, P2 PM and PM PM, ठीक है। अच्छा, Y will be m by 1, so this will be Y1 Y2 से Ym तक, ठीक है। और दूसरी साइड पे Y Hermitian है, एंड एक्चुअली क्योंकि हम इसको रियल वैल्यूड ही कर रहे हैं तो इट विल बी जस्ट Y1 Y2 से Ym तक। अब आप मुझे बताइए कि हाउ डू आई मल्टीप्लाई, आसान तरीका क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स, कहाँ से स्टार्ट करूँ एंड हाउ डू एक्चुअली, और लेट मी जस्ट टेल यू, बस आप मुझे बताएं कि रिजल्ट क्या आएगा। लेट मी जस्ट टेल यू कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और आपने मुझे जो है ना वो मे बी 2-3 मिनट्स लेके ये बताना है कि रिजल्ट क्या आएगा। सो फर्स्ट आई विल सॉल्व फॉर दिस पार्ट, ठीक है, कि ये, और फिर उसके बाद मैं वाई हर्मिशियन से मल्टीप्लाई करूँगी। तो इसका मुझे रिजल्ट बताइए। लेट्स जस्ट टेक 2 मिनट्स। 8-9 हुए ना, 8-11 के में जो है आप मुझे ये बताएंगे कि एट द एंड
ये आपके पास मैट्रिक्स आएगा, नंबर आएगा, कोवेक्टर आएगा, और वो आएगा तो उसके उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, और वो कैसे आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली यू हैव ऑलरेडी डन सो मैनी मल्टीप्लिकेशंस मैट्रिक्स की और वेक्टर की कि ये चीज़ आपको फ़ौरन समझ में आ जानी चाहिए। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आर के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं क्या, एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको। बस देखे तो नजर आता है m×1 का वेक्टर बनेगा। ओके, और उसके कंटेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे? मैम सिंपल हर जो रो है वो मल्टीप्लाइड बाय उनका सम होता जाएगा विद द सेकंड बाय। हाँ, वो वही बात है ना, आप वही वाली बात कर रहे हैं जो कि आप बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है कि यस मैम है ना। तो लेकिन देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट जो कि हमने इस कोर्स में, अगर हमारे पास इस तरह का है कुछ, लेट्स सपोज कि वेक्टर्स, व्हाट आर दीज, एक्चुअली दीज आर आपके पास वेक्टर्स है ना, कॉलम वेक्टर्स है मौजूद। तो कॉलम वेक्टर्स और एक वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस कोर्स के स्पेसिफिकली, ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, ठीक है, कि व्हाट यू आर सेइंग इज कि इट शुड बी p1 y1 प्लस यस मैम p2 p1 y2। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे समेशन की फॉर्म में किस तरह लिख के दें, तो कैन यू मेक अ जनरलाइज इक्वेशन फॉर दैट? आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग जो आप बात कर रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द वेज, ठीक है, लेकिन देयर इज एन अदर वे जिससे हम इसको इस तरह की चीज़ को अभी तक करते रहे। एनीवन एल्स? ठीक है, ओके। जो बात हम अभी कर रहे हैं वो ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट y1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस p2 p1 इनर प्रोडक्ट y2 हो जाएगा, एंड सो फोर्थ pm p1 जी pm p1 इनर प्रोडक्ट ym हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्या आ जाएगा, p1 p2 y1 प्लस p2 p2 y2 and so forth pm p2 ym, ठीक है। और लास्ट जो है वो मेरे पास दिस विल बी इक्वल टू p1 pm इनर प्रोडक्ट y1। चलें इसी को मुझे जेनेरिक फॉर्म में बताइए कि मैं जेनेरिक फॉर्म में इसको, अगर मैं इतनी लंबी चौड़ी समेशन तो मैं नहीं लिखना चाहती, आई वांट, क्योंकि इसमें देखिए ना, मैं इसको चेक करना चाहती हूँ कि इज इट ग्रेटर देन 0 और नॉट। तो इससे मैं कैसे पता करूँ कि ये ग्रेटर देन 0? ये तो टर्म बाय टर्म है मेरे पास, मुझे तो जेनेरिक करना है इसको। कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन आई राइट, और लेट मी गिव अ हिंट, मैं इसको समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ इन सारों? मैम अगर हम रो 1 की बात करें तो उसमें हम लिख सकते हैं समेशन I इक्वल्स टू 1 टू m और इनर प्रोडक्ट ऑफ pi विद p1 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, ओके। सो दोबारा बताइएगा, I फ्रॉम 1 टू I from 1 to m, ओके, इनर प्रोडक्ट pi inner product of pi with p1 p1 y into yi. yi, वेरी गुड। ये एवरीवन इज गेटिंग दिस थिंग यस कि मैम अब यहाँ पे क्या हुआ है कि देखें, अगर आप सिर्फ पहले वाले इसको करते हैं, दिस इज एक्चुअली समथिंग इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मतलब अगर आप लीनियर अलजेब्रा में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, एमएस कर रहे हैं, तो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि कोई भी जो चीज़ है उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जो समेशन है उसमें y इज चेंजिंग फ्रॉम 1 टू m, p जो आपके पास इनर प्रोडक्ट है उसमें पहला वाला जो वेक्टर है दिस इज चेंजिंग फ्रॉम p1 टू pm, सेकंड वाला कांस्टेंट है। तो अगर मैं समेशन ले लेती हूँ ऑन i के ऊपर, तो मेरे पास जो फर्स्ट वेक्टर है and the y, it is changing from I to m in each
समेशन एंड P1 इज कांस्टेंट, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। एंड देन व्हाट विल बी द सेम समेशन फॉर्मूला फॉर द सेकंड केस? कौन बताएगा इसमें से? अब आपको मुझे कोई और बताए, आई नीड टू लिसन टू सम अदर वॉइस। जी, व्हाट विल बी द समेशन फॉर नेक्स्ट? अभी तो मुझे पता भी नहीं है कि आप में से कितने लोग हैं। कौन बता? अब्दुल्ला? जी अब्दुल्ला बताइए। अभी अब्दुल्ला आप ही बता रहे थे क्या? ओके, आई गेस अब्दुल्ला। अच्छा, आप ही बता रहे थे। जी अब्दुल्ला बताइए, आप क्या होगा अगर वही वाला जिस तरह समेशन आप पहले बताया है? पहले किसने बताया है? सॉरी, मुझे नाम तक वॉइसेस नहीं याद, शक्लें तो मुझे आपकी याद। जी फरहान ने, ओके ठीक है, फरहान ने बताया। अब अब्दुल्ला आप बताइएगा कि व्हाट विल बी द समेशन फॉर द सेकंड केस। अगर मैं इसी तरह से सेकंड केस में लिखना चाहूँ, जनरलाइज करना चाहूँ, सो व्हाट विल बी द समेशन? मैम यहाँ पे अगर हम करेंगे तो आई 2 से स्टार्ट करेंगे मैम। हाँ, आई इज इक्वल टू 1 अंदर मैम। क्या लिखूं? आई सॉरी मैम, अंदर मैं 1 समेशन के अंदर क्या लिखूं? मैम सेक्शन के अंदर P1 ओके, सॉरी P2 मैम। हाँ कहाँ PI पे सॉरी P2 मैम। आ जाएगा? PI, यहाँ PI आएगा, ओके गुड। एंड देन व्हाट विल एंड बी देन द P2 सेकंड? मैम। ठीक है, P2 एंड देन वी YI हैव मैम। YI, YI ठीक है, बिकॉज वी कैन सी के इस केस में एग्जैक्टली सेम है जिस तरह से पहले वाला था, सिर्फ द थिंग दैट इज चेंजिंग इज P1 के बजाय जो है P2 के साथ सारे के सारे इनर प्रोडक्ट हैं। एंड सिमिलरली हमें अगर यहाँ तक पता चल गया तो इसका मतलब है कि वी नो द लास्ट टर्म ऑल्सो, सो एंड सो फोर्थ इट विल बिकम समेशन ऑफ PI विथ PM एंड देन YI हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, so this is actually what we have done till now. अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो मैंने किया हुआ है ना, this is in a different manner. इस जगह पे जो है आप लोगों ने जो चीज़ कही है that is also correct, but यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, I have taken this R to be in the form of columns, ठीक है, कि आपके पास जो है I can say कि this is the column number 1, R1 मैं इसको कह देती हूँ, and then R2 जो कि हम अभी एक्चुअली काफ़ी दफ़ा जो है ये करते आए हैं कि और उसके बाद जो है ये Y1 से YM तक है, ठीक है। सो this I can write is as a linear combination of columns, so it means कि I can write it R1 Y1 plus R2 Y2 and plus so and so forth IRM YM, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन आप देखें कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एट द एंड ऑफ द डे समेशन का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास वही आ रहा है जो कि पहले जो कि आप लोगों ने अभी वहाँ पे फिगर आउट किया है स्टैंडर्ड तरीके से, बिकॉज जाहिर है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो तो वेक्टर और मैट्रिक्स की है, तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम ही आना चाहिए, ठीक है। सो लेकिन ये कि वी कैन राइट इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम ऑल्सो, दैट एक्चुअली is something that we have been using in this course a lot, कि हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स है और अगर एक वेक्टर है तो उसको we can say कि the matrix जो result है that would be the linear combination of column of X or in the column space of A or whatever, जो भी हम इस तरह की terminologies use करते रहें. Now if I multiply this whole thing with Hermitian, Y Hermitian, तो अब क्या बन जाएगा रिजल्ट फाइनल जो है, ठीक है। लेट्स जस्ट टेक 1 मिनट मोर एंड अगेन अब जो है ना मेरे पास इससे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो अब मेरे पास समेशन की फॉर्म में क्या चीज़ आ जाएगी, अब मुझे आप लोग बताइएगा एंड देन वी विल सी के वेदर इट वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और नॉट। जी, व्हाट इज दिस? अब मेरे पास जो ये मैट्रिक्स दिस इज ये जो पहला जो रिजल्ट आया हुआ है दिस इज एक्चुअली m by 1, ठीक है, एंड दिस इज 1 by m।
वन बाय वन मैट्रिक्स है। सॉरी, 1 by 1 आना चाहिए, वन एट बाय द वन एंड जो है ना मैट्रिक्स है। नंबर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि उसका फॉर्मूला क्या आएगा, अगेन समेशन की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो। दिस इज अ कॉलम एंड दिस इज अ रो, रो इनटू कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वी नो कि वी विल गेट अ स्केलर वैल्यू। लेकिन अगेन समेशन की फॉर्म में उसको मैं कैसे लिखूं, ठीक है। अगर तो खैर हम देखें ना, अगर मैं यहाँ पे टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना शुरू करूँ, सो इट विल बी इक्वल टू समेशन I from 1 to m pi p1 times yi multiplied by y1, ठीक है, प्लस समेशन I from 1 to m pi p2 inner product yi multiplied by y2। Everyone agrees with this thing, ठीक है। तो और ये सो एंड सो फोर्थ हमारे पास एंड वाली टर्म क्या आ जाएगी, एंड वाली टर्म विल बी इक्वल टू summation I from 1 to m 1 to m p I p m multiplied by ym। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको फर्दर समेशन की फॉर्म में मैं कैसे लिख सकती हूँ। इसी के बाद एक और इसमें समेशन हम लगा दें फ्रॉम 1 टू j, j फ्रॉम 1 टू m और मल्टीप्लाई बाय y ऑफ j, तो उससे काम हो जाना चाहिए। एट द एंड उसका स्केलर निकल आएगा कि जो है, क्योंकि अब मेरे पास, हाँ जी, क्योंकि अब मेरे पास जो है एक इनर जो है वो समेशन ये है, और अब हमें क्या नजर आ रहा है, नाउ देयर इज अनदर थिंग, ये P1 अगर है तो ये Y1 है, लेट मी टेक अनदर कलर, ये P2 है तो ये Y2 है, ये PM है तो यहाँ पे भी YM है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सेकंड मेरे पास एक नंबरिंग आ रही है, दैट कैन बी इनक्लोज इन अनदर समेशन, या इन अदर वर्ड्स ओवरऑल हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एंड आई होप कि आप में से सब लोगों को जो है ये समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से जो है वो लेक्चर देखने की कोशिश कीजिएगा। प्लस ये अनदर थिंग दैट आई वुड एडवाइज एवरीवन इज कि अगर आप लोगों को चीज़ें ना बहुत बड़े बड़े मेट्रिसेस की फॉर्म में नहीं समझ में आती, take R to be something small. For example, take R to be just a 2 by 2 matrix P1 P1। एक्चुअली बहुत दफ़ा जो है जब मुझे भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती तो आई ट्राई टू जस्ट मेक द थिंग्स ईजियर फॉर माई सेल्फ एंड देन जर्नलाइज इट, ठीक है। अगर सिर्फ 2 by 2 है तो आपके पास इस तरह आ जाएगा, इसका मतलब है y जो है दैट विल आल्सो बी y1 एंड y2। और वहाँ से आप देखें कि ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, इज़ इट होल्डिंग फॉर दैट, तो इसका मतलब है कि हम इसको m by m के लिए भी एक्सपैंड कर सकते हैं। सो इन एनी केस हमारे पास एट द एंड जो है वो ये y हर्मिशियन, उप्स कहाँ चला गया जी, y हर्मिशियन R और y का फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। लेट मी राइट इट ऑन अनदर slide। R and y will be equal to summation j from 1 to m and then summation I from 1 to m pi pj multiplied by yi and yj, ठीक है। ओके, अब लेट्स अप्लाई सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट। एक तो ये चीज़ है कि हमारे पास, हमें ये पता है कि इनर प्रोडक्ट में अगर मेरे पास फर्ज करें कि दो वेक्टर्स हैं x एंड y, और इनको अगर मैं अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई कैन एक्चुअली टेक these things are equal, यानी बाहर अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, स्केलर है, तो आई कैन टेक इट इनसाइड द इनर प्रोडक्ट। सो व्हाट आई कैन डू, जस्ट रीअरेंज इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स अ बिट मोर क्लियरर। मैं वाई आई को पी आई से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, पी आई वाई आई,
or let me write scalar first. yi pi and yj pj, ठीक है। इसके अलावा इनर प्रोडक्ट की और क्या हमारे पास प्रॉपर्टी थी, अगर हम x प्लस वाई और z का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, दिस इज सेम एज x z प्लस वाई जी, विच मीन्स के समेशन जो है वो बाद में हो रही है या पहले हो रही है, इट शुड नॉट मैटर। सो इट मीन्स के मैं समेशन को अंदर भी लेके जा सकती हूँ, मेरे पास रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। सो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं आई वाली समेशन जो है वो पहले उस पर अप्लाई कर दूँ, वाई आई पी आई, एंड देन आई कैन टेक दिस एज वाई जे पी जे, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली द सेम टर्म्स। आपके पास जो है अगर मतलब दिस इज एक्चुअली अल्फा इनटू अल्फा इनर प्रोडक्ट है, बिकॉज सेम समेशंस हैं, सेम ही आपके पास जो है वाई और जे हैं। तो इट मीन्स कि दिस इज एक्चुअली स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ वाई आई पी आई या वाई जे पी जो कुछ भी हम इसको रख लें, क्योंकि वी नो कि इनर प्रोडक्ट जो है वो आप अगर हम अस्यूम करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया हुआ है और से L2 नॉर्म इंड्यूस हो रहा है, तो इट विल कम आउट टू बी दिस थिंग, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म दिस हैज टू बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर इज कि ये जो हमारे पास टर्म है, दिस कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड इन अदर वर्ड्स इट मीन्स कि ये हमारे पास पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है, ठीक है। विच मीन्स के फिलहाल जो है आर बाय कंस्ट्रक्ट आर इज नॉट इन्वर्टिबल बिकॉज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, विच मीन्स के आपके पास तमाम के तमाम उसके जो कॉलम्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और ओके, सो ये चीज़ जो है हमने अभी तक सिर्फ यहाँ पे ये प्रूव की हुई है कि R इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है। R will be positive definite if and only if all the P's are linearly independent. Okay, so what we actually we are trying to, अब हमने ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स R है वो सेमी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। अब हम ये चीज़ प्रूव करना चाह रहे हैं कि अब R हमारे पास बना किससे था, R was actually formed by inner product of these P's, and these P's are actually, we actually said कि these are span of this ये आपके पास जो बेसिस वेक्टर है वो टी को स्पैन कर रहे थे। सो इन अदर वर्ड्स हम जो है वो पहले से ये कह रहे हैं कि जी दे शुड बी द बेसिस वेक्टर, विच मीन्स कि दे शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम जो है लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि बाय कंस्ट्रक्ट जो है वो आर इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, लेकिन जिन वेक्टर से आर मिल के बन रहा है, इफ दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन इन दैट केस आर वुड बिकम पॉजिटिव डेफिनेट। एंड पॉजिटिव डेफिनेट होने का मतलब क्या है कि आर विल हैव इनवर्स दैट वुड एग्जिस्ट। अच्छा, ये जो है वो छोटा सा प्रूफ है, अगेन ये सारे के सारे प्रूफ मैंने आपकी बुक से ही लिए हुए। तो इन ऑर्डर टू प्रूव कि आर विल बी पॉजिटिव डेफिनेट, अगर हम ये इंश्योर कर लें कि P1 से लेकर Pn तक जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या इन अदर वर्ड्स अगर हम कह रहे हैं कि हमने जो सेट लिया हुआ है वो बेसिस वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है कि वी आर इंश्योरिंग के आर जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। इसके लिए सिंपल सा प्रूव है कि लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट कि हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि आर इज़ नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। जब आर पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो बाय डेफिनेशन दिस कैन बी इक्वल टू 0, और ये इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है कि दिस थिंग विल बी इक्वल, हाँ दिस विल बी 0 फॉर सम नॉन ज़ीरो वाई, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो है, क्योंकि देखिए जब y 0 है तब तो इसने 0 होना ही होना है ना। हम ये चीज़ जो प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं दैट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सी के नॉन ज़ीरो y के लिए 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर हमारे पास इफ़ वी आर सेइंग कि r इज़ नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, तो इसका मतलब है कि ये 0 हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर नॉन ज़ीरो y
इसके जीरो होने का क्या मतलब है कि वी हैव सीन के दिस थिंग कम आउट टू बी दिस समेशन, तो इसका मतलब है कि वी आर सेइंग कि दिस समेशन वुड बी equal to 0 for y not equal to 0, and this is equivalent to saying that pj's are linearly dependent, क्योंकि ये चीज बाय डेफिनेशन देखें ना, ये क्या चीज है, दिस इज एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ p1 p2 p3 से लेकर pm तक। तो अगर मैं कह रही हूँ कि दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0 फॉर y वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि दे कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ईच अदर, और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज के आपके पास जो ये सॉरी मैंने ये गलत लिखा हुआ है, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ये कहते हैं कि जी आर इज पॉजिटिव डेफिनेट, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, विच मीन्स कि आपके पास दिस कैन नॉट बी जीरो फॉर एनी नॉन जीरो वाई, और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इसके लीनियर कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी जीरो फॉर एनी नॉन जीरो वाई, which is saying that they are linearly independent. So what we conclude from here, ये जो पूरा हमने घंटा लगाया है वो सिर्फ और सिर्फ हमने ये कंक्लूड किया है कि हमारे पास जो बेसिस सेट था जिससे, या जो भी सेट ऑफ वेक्टर्स थे जिससे हमने R को जनरेट करवाया है, if they are linearly independent, तो इसका मतलब है R will be invertible because R will become positive definite in that case, and positive definite automatically implies that it will be linearly independent. It will be invertible. So what we are saying is that if PI's are linearly independent, that R is positive definite, which means that R is invertible and C will become R inverse of P. लेकिन अब ये तो थियोरेटिकली तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन व्हाट वी हैव सीन इज, जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि जी हम आर जो है उसको डिटर्मिनेंट क्यों नहीं चेक कर लेते, ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट चेक क्यों नहीं कर लेते, या ये कि यहाँ पर अगर हम इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं, अब लेट्स सपोज कि मेरे पास आर जो है वो 1000 बाय 1000 का मैट्रिक्स है, मतलब मेरे पास जो जिस वेक्टर स्पेस की हम बात करें, एंड यू विल सी जब आप मशीन लर्निंग में काम करेंगे या एआई वगैरह में काम करेंगे, यू विल सी के वी एक्चुअली टॉक अबाउट 1000 ऑफ डायमेंशंस। मतलब हम जो है ना बेसिकली खास तौर पे अगर आप बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज के डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, उस केस में जो हम फीचर्स ले रहे होते हैं ना, बेसिकली जो हमारे पास इमेजेस होते हैं उनको ही फीचर्स दे रहे होते हैं, और इमेजेस आपके पास मोस्टली जो होते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी के इमेजेस है तो 1000 बाय 1000 पिक्सेल्स की फॉर्म में आपके पास होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो आप इनपुट दे रहे हैं किसी भी सिस्टम को, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी बिग, और उस पर फिर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो अगर आप ये कह देते हैं कि जी आर इज सच अ बिग वेक्टर और सच अ बिग मैट्रिक्स, और उसको आप इन्वर्स लेना है, तो दैट एक्चुअली बिकम समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्यूट। गो के थ्योरेटिकली इट्स ओके एंड वी कैन डू दैट। अगर मैं आपको आर 2/2 का दे दूं और आपको मैं ये कह दूं कि पीस जो थे वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट मैंने दे दिए थे। अब ये याद रखें कि ये थोड़ी सी नोटेशन का जो है ना वो आपकी बुक में ही मसला है, इसलिए मैंने वहीं से कॉपी किया हुआ है। तो ये जो पी मैट्रिक्स, ये जो पी वेक्टर मैंने लिखा हुआ है ना, दिस इज एक्चुअली द वेक्टर ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स p1, ठीक है, एक्स p2 से लेकर, और वो जो हम p1 p2 की बात कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली द वेक्टर्स विच आर स्पैनिंग t, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली डिफरेंट, p1 p2 इज डिफरेंट फ्रॉम दिस p, तो ये एक्चुअली कंफ्यूज मत कीजिएगा। बट ओके, सो लेट मी कम बैक टू दिस थिंग कि अगर मैंने आपको जो है वो 2/2 का r दे दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स करना मुश्किल नहीं है, लेकिन 1000 बाय 1000 का मुश्किल है। तो बट हम सॉल्व भी करना चाहते हैं बिकॉज वी हैव सीन कि c जो है वो निकालने का तरीका यही है कि हम r को इन्वर्स करें। सो व्हाट वी कैन डू इज वी ट्राई टू एक्चुअली somehow find the condition under which ये इन्वर्स निकालना आसान हो जाएगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ वी मेक श्योर, देखें आर के इन्वर्टिबल के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट तो इस्टेब्लिश हो गया कि पीस को लीनियरली इंडिपेंडेंट हम करेंगे ही करेंगे सो दैट आर वुड बी इन्वर्टेबल, एंड देन वो हमारे लिए अगेन मसला नहीं है बिकॉज वी आर सेइंग के जी हमने पहले ही बेसिस वेक्टर्स दिए, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट के साथ साथ अगर आई मेक श्योर के दे आर ऑर्थोगोनल ऑल्सो, तो ऑर्थोगोनल होने का क्या मतलब हो जाएगा कि जो मेरे पास आर है
उसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ डायगोनल में हमारे पास क्या है, P1 P2 P1 P3 P1 PM, यानी ऑफ डायगोनल जो है वो आपके पास ऑर्थोगोनल के केस में जो है इसका मतलब है कि PI PJ एनी PI PJ इक्वल टू 0 फॉर I नॉट इक्वल टू J। ये तो हमें ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन पता है। अब इसका क्या फ़ायदा हो जाएगा जब मैं इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, ओके एक्चुअली दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट कि हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट के साथ साथ अगर हम ये कह रहे हैं कि PIs आर ऑर्थोगोनल, तो मेरे पास जो ये पूरा सेट ऑफ इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, x P1 x P2 इनर प्रोडक्ट x PM, ये जो P वेक्टर है दिस विल बिकम इक्वल टू P1 इनर प्रोडक्ट विद P1 एंड देन ऑल द अदर्स आर जीरोस, बिकॉज यहाँ पे ऑफ डायगोनल में जो थे वो आपके पास वो इनर प्रोडक्ट हैं जो कि डिफरेंट वेक्टर्स के हैं, ठीक है। सिर्फ डायगोनल में जो है वो आपके पास एंड देन अगेन दीज आर जीरोस एंड सिमिलरली ओके ये चीज़ रह जाएगी एंड देन वी हैव C1 C2 CM यहाँ पर आ रहा है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, देखें let me just take the first one, तो यहाँ से मुझे क्या नज़र आ रहा है, C1 will become equal to x inner product P1 divided by P1 inner product P1, right? Everyone agrees? ठीक है, सिंपली क्योंकि देखें ना जब मैं पूरा पहला वाला जो रो है उसको इस पूरे C वेक्टर से करती हूँ तो सिर्फ ये वाली टर्म रह जाती है मेरे पास, बाकी तो तमाम जीरो हो जाती हैं एंड देन दूसरी साइड पे XP1 आ जाता है। सिमिलरली C2 विल बिकम XP2 ओवर P2 inner product and so forth. So in other words we started with this equation, these equations कि जिसमें हमने ये देखा था कि इवन एक x को निकालने के लिए जो है वो आपको पूरे का पूरा इस समय इस इक्वेशन को जो इस पूरे के मैट्रिक्स को इन्वर्स करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर somehow we orthogonalize these vectors, कहाँ चला गया, हाँ जी, we orthogonalize these vectors तो we can see कि हमारे पास जो computation of C becomes very easy, ठीक है। इन दिस केस आपके पास जो है वो CI will become XPI over PI into PI and PI का inner product simply. So this actually is showing us कि हम वो जो ऑर्थोगोनल हमने पहले से पढ़ा था कि ऑर्थोगोनैलिटी को जो हमने इतना ज़्यादा डिस्कस किया था वो क्यों किया था कि if we know a way to making the vectors orthogonal तो हम R को इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं और हमने R को इस फॉर्म में लेके आ गए तो हमारे पास चीज़ जो है वो सोल्यूशन आसान हो जाएगा, ठीक है। वी डोंट हैव टू फाइंड R इनवर्स नाउ, और इवन R इनवर्स अगर निकालना भी हो कि एक चीज़ और आप याद रखें, अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है विच मीन्स कि सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो उसका इन्वर्स निकालना भी आसान होता है। इन्वर्स इज़ ओनली इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा 1 1 ओवर अल्फ़ा 2 से लेकर 1 ओवर अल्फ़ा m। ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिंपली इन्वर्स हो जाते हैं एंड दिस इज़ एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग कि जिसकी वजह से हमारे पास ये आ जाता है। एंड देन इफ़ यू डू मोर कंप्यूटेशन, कोई और आप प्रोसेसिंग करते हैं और आप उसको ऑर्थोगोनल के साथ साथ नॉर्मलाइज भी कर देते हैं कि आप ये कर देते हैं कि PIs आर ऑर्थोनॉर्मल, in that case what will become, R will become identity, ये सारे वंस हो जाएंगे और फिर उस केस जी सॉरी आपने कोई कमेंट किया है या कुछ क्वेश्चन पूछा है, मुझे समझ नहीं आया। नहीं मैं बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा जी, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास C will be simply equal to the vector P,
या हमारे पास जो भी C1 will be x P1 inner product, C2 will be x P2 inner product, C3 will be x3 inner product and so forth. और आपको ये नजर आ रहा है कि आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास R आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली आई हैव दिस काइंड ऑफ, यानी अगर 3x3 है तो मेरे पास ये जो है कॉलम्स मौजूद हैं विच आर एक्चुअली द स्टैंडर्ड बेसिस जिसको हम कह रहे होते हैं कि सो नाउ वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि वो जो ऑर्थोगनैलिटी और नॉर्मलाइजेशन की जो हम बार बार कर रहे होते हैं तो दे एक्चुअली मेक्स आवर लाइफ इजी एंड दैट्स व्हाई एंड देन वी विल टॉक अबाउट मेथड के जिससे हम ऑर्थोगनल उसको कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग यहाँ तक जो चीज़ हमने देखी है वो ये कि हाउ टू सॉल्व फॉर द कोफिशिएंट C and how the solution becomes easier if we start to make जो भी वेक्टर्स हैं जिनसे हमारे पास R बन रहा है उनको हम उनके ऊपर जो है डिफरेंट प्रोसेसिंग करके उनको ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, लेट्स डू सम एग्जांपल्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल जो है वो लिखा हुआ है विच आई गेस कि आप लोगों ने यकीनन पहले जो है वो पढ़ा भी होगा बिकॉज हम ऑर्थोगोनैलिटी की इतनी ज़्यादा बात करते रहते हैं। तो दिस इज़ जस्ट सम डेफिनेशन, जो थ्योरम है मैं प्रूव नहीं करूँगी लेकिन ये कि वी विल प्रूव जो है वो आपकी बुक में एक्चुअली मौजूद है, सेक्शन 3.2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक ये प्रूव मौजूद है। लेकिन आई जस्ट वांट टू स्टेट दिस थिंग कि आपको ये पता हो कि द ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल फॉर लीस्ट स्क्वायर ऑप्टिमाइजेशन कैन बी formally stated in the following. Basically least of square approximation और optimization वही चीज़ है जो हम भी कर रहे हैं कि least square solution हम find out करने की कोशिश कर रहे हैं। तो the orthogonality principle क्या कहता है कि let P1 से Pm be data vector in a vector space S and let X be any vector in S। तो we know कि जो इसकी approximation है X will be this is actually something we know कि X hat is the linear combination of CI PI और उसके PI का जो लीनियर कॉम्बिनेशन से, और उसमें अगर हम एरर ऐड करें तो हमारे पास एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वेक्टर X आ रहा होगा। तो द इंड्यूस नॉर्म ऑफ द वेक्टर इज मिनिमाइज व्हेन द एरर इज ऑर्थोगोनल टू ईच ऑफ द डाटा वेक्टर। ठीक है, तो दिस यानी जो चीज़ हमने यूज़ की है ऑलरेडी, जिस प्रिंसिपल की बेस पे हमने ये सारा कुछ प्रूफ किया है, दिस एक्चुअली प्रिंसिपल इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल के आपके पास जो है वो मिनिमाइज एरर उस वक्त है व्हेन ऑल द एरर वेक्टर्स आर, जितने भी आपके पास एरर वेक्टर्स हैं दे आर ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर्स जो कि आपके डाटा वेक्टर्स हैं या बेसिस वेक्टर्स हैं, जो भी सेट है उसके वेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं। ओके, दिस वाज जस्ट एन असाइड। लेट्स एक्चुअली do an example। अच्छा, अगेन ये आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है, so let me actually read from here and then we will try to do। let's suppose कि हम क्या करना चाहते हैं, we want to find the best polynomial approximation of a real continuous function f of t over the interval t from a to b। ठीक है, which means कि मेरे पास एक्चुअली एक f of t है, ठीक है, which is a continuous function, continuous over interval a and b। इसका मतलब है कि आपके पास जो t की वैल्यू है दिस इज गोइंग फ्रॉम a to b, दिस इज एनी फंक्शन a है और ये b है और इसके दरमियान में मैंने कोई भी फंक्शन जो f of t डिफाइन कर दिया। एंड वी हैव बीन डूइंग दिस थिंग कि हमने ये चीज़ देखी है कि आपके पास कोई भी जो फंक्शन होता है उसको हम पॉलिनोमियल के अप्रोक्सीमेशन उसकी कर सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअली आपने ये चीज़ कैलकुलस में करके देखी भी है। कैलकुलस में आपको याद है आप टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन करते थे। ओके, चलें, कोई मुझे बताएगा कि कैलकुलस में जो है आपने देखा होगा कि e⁻t है, इसकी टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन की, टेंजेंट ऑफ थीटा है, इसकी टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन की, एंड देयर वर सर्टन नंबर ऑफ फंक्शंस जिनको आप टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन करते थे। किसी को याद है हम वो करते क्यों थे टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन? एक टेलर भी होती थी और एक मैक्लॉरेंस भी होती थी। फॉर एग्जांपल एक्चुअली e⁻t जो है उसकी टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन जो है वो कुछ इस तरह की होती है, t²/2 एंड सो फोर्थ t³/3
ठीक है। तो अब आप एक तो ये नजर आ रहा है आपको कि ये पॉलिनोमियल के समेशन की फॉर्म में है बेसिकली, लेकिन ये कैलकुलस के थ्रू हमारे पास आ रही होती थी। कुछ जो है वो आप फॉर्मूले लगाते थे या जो भी मेरा ख्याल है लिमिट्स लगाते थे एंड सो फोर्थ। फिलहाल मेरा क्वेश्चन ये है कि ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आती थी? ई रेज़ टू दी पावर टी में क्या मसला है कि मैं उसको इस तरह नहीं करते थे, हम इस तरह से जो है लिख रहे होते थे अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में? एनीवन लिखते थे ना? चले ये तो मुझे बताएं, ये याद है ना कि लिखा करते थे when you did calculus? मुझे लगता है कि ये तो शायद 9th-10th में जो या ये कि एफएससी में शायद कैलकुलस वगैरह जो पढ़ा होगा उसमें टेलर सीरीज की अप्रोक्सीमेशन हमेशा लगा रहे होते थे। देखें बेसिकली लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है वो कोई सिग्नल आ जाता है e raised to the power t, और मैं आपको ये कहती हूँ कि जी रियल लाइफ में जो है आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, मे बी लेट सपोज के हार्डवेयर की में करना है, और जो है वो आपने जो है वो रियल सोल्यूशन निकाल के देना है, या टेंजेंट ऑफ थीटा की बात कर रहे हैं या कोई। अब इन केसेस में जो है यू कैन सी के दिस फंक्शन इज समथिंग दैट इज एक्चुअली गोइंग टू इन्फिनिटी। टेंजेंट भी जो है वो, टेंजेंट में क्या होता है? टेंजेंट ऑफ π/4 मेरा ख्याल है इन्फिनिटी हो जाता है, नहीं, या टेंजेंट ऑफ π/2 इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि दीज आर द फंक्शंस which are actually not implementable in रियल लाइफ सिनेरियोज, कि अगर आप इसको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में करना चाहें तो ये जो है दे आर एक्चुअली डाइवर्जिंग बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दीज फंक्शंस। तो हम इस तरह के तमाम फंक्शंस को क्या करते हैं, वी ट्राई टू एक्चुअली फाइंड देयर ऑल्टरनेट फॉर्म्स जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखें उसूलन तो जब मैं इसको इस पॉलिनोमियल की फॉर्म में भी लिख रही हूँ, अगर कैलकुलस में हमने जिस तरह हम लिखते थे, तो दिस इज गोइंग टिल इन्फिनिटी। इनफाइनाइट टर्म को मैं सम करूंगी तो वो e raised to the power t के इक्वल आएगा। लेकिन व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज, अगर आपको अगेन याद हो, कि हम ये कहते थे कि जी हम इसको सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं या फिफ्थ ऑर्डर तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने जो है वो t raised to the power 5 तक की टर्म्स को ले लिया, बाकियों को ड्रॉप कर दिया, विच मीन्स के वी आर इंट्रोड्यूसिंग एरर एट द एंड ऑफ द डे। वो पूरे का पूरा e of t को नहीं इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन दिस इज समथिंग दैट इज एरर के साथ बेशक हमारे पास आ रहा है, बट दिस इज समथिंग दैट इज implementable in real life scenario, and then we will see कि अच्छा जी हम 5 के बजाय 10 टर्म कर लें, 15 टर्म कर लें, and then so and so forth। आप टर्म्स को अगर बढ़ाते जाएंगे तो एरर कम होता चला जाएगा, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में करना चाह रहे हैं तो कितनी टर्म्स को रख सकते हैं। बट द थिंग इज कि दिस इज नॉट समथिंग अनयूजुअल जो कि हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। वी व्हेनेवर वी हैव कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, हम उसको पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ मैथमेटिक्स। अभी जो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि ये जो टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन आपने की थी, वो टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन हम कैलकुलस के बजाय लीनियर अलजेब्रा के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास लेट्स सपोज कि हम जो है वो बेसिकली इसी ई ऑफ टी की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा जो है एग्जाम्पल कहाँ चली गई, ओके जी, हम ये कहते हैं कि जो फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं दिस इज एक्चुअली ई ऑफ टी, और मैं जो हूँ इसको अप्रोक्सीमेट करना चाहती हूँ बाय यूजिंग सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल। तो इसका क्या मतलब है कि मैं अगर ये कहती हूँ कि एफ ऑफ टी जो है दिस इज ई ऑफ टी and I want to approximate is using for second order polynomial, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो सब स्पेस मैं यूज करना चाह रही हूँ उसके लिए मैं I can have this as a basis vector कि 2 जो है आपके पास, because we know कि अगर मेरे पास 1t और t स्क्वायर है तो इससे मैं कोई भी सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल जो है वो जनरेट करवा सकती हूँ। या इन अदर वर्ड्स अगर मैं p of t कह देती हूँ विच इज़ द अप्रोक्सीमेशन, p of t कह लें या f hat of t कह लें, अगेन मैं p of t इसलिए रखती हूँ कि बुक में भी आपके p of t है, तो अगर मैं p of t या f hat of t है या उसकी अप्रोक्सीमेशन है इन द सब स्पेस, देन इट कैन बी रिटर्न एज c1, मतलब ये दिस इज व्हाट इज दिस इज एक्चुअली p1 p2 एंड p3। आपके पास 3 जो है वो बेसिस वेक्टर्स हैं, तो इट कैन बी रिटर्न एज c1 p1 प्लस c2 p2 plus c3 p3 which is equal to c1 plus c1t plus c2 t square। तो अब अगर मैं इसको p of t रखा है तो मेरा जो अब in order to find p of t which I am saying is approximation of f of t which is e of t, मुझे c1 c2 और c3 की ज़रूरत है। ये सॉरी ये
C1, C2 एंड C3 की ज़रूरत है, विच मीन्स कि आई नीड टू सॉल्व फॉर द सेम ग्रामियन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, उस तरह का जो है वो हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो एरर आएगा दैट वुड बी एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन कि एफ और पी में जो है वो हमारे पास डिफरेंट कितना डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स डू दिस, इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए, यहाँ पे मैंने किया हुआ भी है। सो अगेन दिस इज द सेम थिंग, 3 हमारे पास जो है दिस इज एक्चुअली द बेसिस वेक्टर जो कि हमने देखे हैं, एंड देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, हमें जो है वो ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड वी हैव ओके, सो I have f of t equal to e of t, which is the observation, which is actually something जिसको हम approximate करना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअल हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। we have p of t is equal to c1 plus c2t plus c3t, ठीक है। यानी आप इसको समझने के this is x of t जो अभी तक हमारी नोटेशन थी, this is hex hat of t, ठीक है। और एरर जो है दिस वुड बी इक्वल टू टी की टर्म्स में, क्योंकि कंटिन्यूस है तो मैं टी की टर्म्स में, दिस वुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस एक्स हैट ऑफ टी। अब एक्स हैट ऑफ टी के लिए आई नीड C1, C2 एंड C3, और वो कैसे मेरे पास आएगा, आई नो दिस थिंग, आई हैव एक्स, मुझे फॉर्मूला पता है, एक्स P1 एक्स P2 एक्स P3, ये मुझे चाहिए। यहाँ मुझे चाहिए P1 P2 P1 P3, ठीक है। सिमिलरली जो ग्रामियन का हमारे पास है, क्योंकि हमें एंड देन इस जगह पर जो है मेरे पास C1 C2 एंड C3 आएंगे, और इसका इन्वर्स लेके जो है आई कैन ऑलवेज फाइंड दिस C1 C2 C3। सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम जो कि हम अभी बात करते रहे हैं, बट इन कंटिन्यूस डोमेन यूजिंग द फंक्शंस, ठीक है। सो ओके, आई एम नॉट श्योर कि मैंने इसको p की जगह इसको v क्यों कर दिया, लेकिन अच्छा आप लोग जो है ना इसको बेसिकली रीड इट एज P1t इनर प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली दिस इज P2t और अच्छा अब आपके पास जो ग्रामियन है उसके लिए P1 P2 एंड P3 चाहिए आपको डायगोनल के लिए, एंड ऑफ डायगोनल के लिए जो है वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए, सॉरी नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट P1 का P2 और P1 का P3 एंड P2 का P3 के साथ। लेट्स डू सम ऑफ देम एंड देन उसके बाद जो है वो हम रोक देंगे जो क्लास है। लेकिन अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूस फंक्शन, तो हमने जो इनर प्रोडक्ट है, अगेन हमें ये याद होना चाहिए कि कंटिन्यूस फंक्शन में हमने इनर प्रोडक्ट को किस तरह डिफाइन किया होता है, इंटेग्रल के साथ f of t g of t a और b अगर के दरमियान एंड d of t। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़, आप में कितने लोग हैं, अब असल में मसला ये है कि मुझे नज़र नहीं आए, आई मीन आई कैन नॉट असाइन के ओके चलें मोइज़ है, माज है नाम जो है, सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा, माज है, मुआज है या मोइज़ है भी कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर। ओके चलें है मुआज है, अच्छा चलें मुआज आप मुझे फाइंड आउट करके बताएं P1 और P1 का इनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। और ओके लेट मी गो बैक हियर, ये एग्जांपल है और एक्चुअली नज़र आ रहा है कि क्या बनेगा, लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर। ये दिस इज़ एक्चुअली सो इरिटेटिंग है, जब मुझे नज़र नहीं आ रहे होते तो मैं आप लोगों को पकड़ के एक को अलग अलग नहीं असाइन कर सकती, विच इज़ समथिंग आई रियली लाइक टू डू इन द क्लास। अच्छा एनीवे चले हम खुद करने की कोशिश करते हैं। P1t और P1t का इनर प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं
this will be equal to p1 क्या है 1 है simply, and let's take the limit to be from 0 to 1. So what will it become? This will be simply equal to 1. ठीक है. Similarly p2 और p2 का क्या हो जाएगा इनर प्रोडक्ट. चलें अब आप लोग ये मुझे खुद बताइए करके. 0 to 1 t and t है ना dt. So this will be equal to 0 to 1 t square dt, और this will be equal to 1 by 3 because t cube over 3 आ जाएगा, and p3 over p3 का जो है वो 1 by 5 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, ये चीज़ें तो आसान है. इवन p1 p2 is not that difficult because t और t square आएगा और t और t या फिर t और 1 और t आ जाएगा, वो तो हम निकाल लेंगे. What I want you to do is give me this thing, these three integral et का p1 t के साथ, et का p2 t के साथ and et का p3 t के साथ, which means के inner product of et with 1, inner product of et with t and inner product of et with t square. जी क्या आएगा? करना शुरू करें. पहले वाला क्या हो जाएगा? चलें फॉर्मूला ही बताएं, कोई बताए मुझे. व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस थिंग? et का अगर हम 1 के साथ लेते हैं, दिस इज f of t and this is g of t. दो है ना हमारे पास. So what will be the formula? 0 to 1 et dt. हाँ जी, तो ये क्या बन जाएगा? इंटेग्रल, सिंपल इंटेग्रल है. ठीक है कि कोई व्हाट विल इट बिकम? पावर 1 आ जाएगा ना यहाँ. ओके ठीक है. सो e raised to the power 1 आएगा खाली and minus e raised to the power 0, right? Yes, ma'am. मैं माइनस yes में 1 भी आएगा. So e minus 1 आ जाएगा. What about E minus this? 1 है. What about this? ये कैसे करेंगे? ये मुझे करके बता दीजिए and then we will stop. मतलब ये तीनों टर्म्स मुझे बता दें. कैसे इंटीग्रेट करेंगे? एक को एफ ऑफ टी लेंगे, एक को जी ऑफ टी लेंगे, दोनों को फॉर्मूला लगता है ना इसके ऊपर. हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला लगता है? बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेकिन ठीक है ना, याद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे आता था? मैम एक को एफ ऑफ टी लेंगे, एक को जी ऑफ टी. ओके सो एक्चुअली मैंने यहाँ पे किया हुआ है. सो लेट अस गो देयर एंड देन सी. ठीक है, इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड. तो ये वाला ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको आनी चाहिए खुद. मतलब मुझे जो है ना वो बताने की ज़रूरत हर दफ़ा नहीं पड़नी चाहिए. सो द थिंग इज़ के मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. वैसे ज़ाहिर है मैं अपलोड कर दूँगी तो स्लाइड्स आप देख भी सकते हैं. तो यहाँ पर जो है दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग कि फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, और उस पर फिर मैंने लिमिट्स वगैरह जब अप्लाई किए तो इट कम आउट टू बी 1 एंड देन x v3 कम्स आउट टू बी e minus 2. तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो p है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस वेक्टर एंड देन जो हमारे पास r है वो ऑलरेडी दैट इज समथिंग ईजी. सो आप हमारे पास c1 c2 और c3 जो है दिस विल बी इक्वल टू r इनवर्स e minus 1 and e minus 2, and I know that it would be possible because r जो थे वो हमने p's से किए थे and p's जो है हमने 1t और t स्क्वायर लिए थे. we know that they are linearly independent. उनमें से किसी को हम एक दूसरे की टर्म में नहीं लिख सकते. so because of that reason I know कि r inverse exist करेगा. और r inverse को निकालने के लिए basically you don't need to do it by on paper. You can just do it using MATLAB और कोई भी जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है उससे आप कर सकते हैं.
बट द थिंग इज कि दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मेरे पास जब मैं इसको कंप्यूट कर रही हूँ तो आई थिंक मैंने बीच में से कोई, मेरा ख्याल है कोई पेज मिस किया है, बट एनीवे इट डजंट मैटर. सो जब मैं आर इनवर्स निकालती हूँ और उसके बाद मैं सीज वहाँ से निकाल रही हूँ तो आई एम गेटिंग सीज टू बी इक्वल टू C1 C2 C3 जो है वो मेरे पास ये वैल्यूज आ रही हैं. ठीक है. एंड सो E of t जो है एक्चुअली P of t जो है which was the approximation of E of t, that was equal to 1 plus C1 plus C2t plus C3 t square. ठीक है. या in other words it will come out to be 1.013 plus 0.8511 t plus 0.8392 t square. ठीक है. और अगर आप ये देखें कि जो आपके पास टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन है वो ये है, तो टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन अगर आप देखते हैं इसकी पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1 प्लस टी प्लस 0.5 टी स्क्वायर. तो हमें अब नज़र आ रहा है कि हमारा जो हमारी अप्रॉक्सीमेशन आ रही है दैट इज एक्चुअली गिविंग अस सम एरर कि आपके पास जो है वही टर्म्स क्योंकि देखें यहाँ पे भी एरर है बिकॉज यहाँ पे 1 के बजाय हमारे पास 0.85 आ रहा है, यहाँ पे 0.5 के बजाय वी आर गेटिंग 0.83 एंड देन हेयर इंस्टेड ऑफ 1 वी आर गेटिंग 1.01. सो इसका मतलब है कि वी आर गेटिंग सम एरर एंड दिस एरर जो है उसका हमारा जो मैग्नीट्यूड है दिस कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला कि हम जो है वो पी टी में से E of t को माइनस करें और उसके बाद उसका जो है वो इनर प्रोडक्ट उसके साथ ले लें या टूज नॉर्म ले लें बिकॉज बाय डिफॉल्ट वी आर अस्यूमिंग के हमारा जो भी वो है नॉर्म इंड्यूस हो रहा है दैट इज इनर L2 नॉर्म बिकॉज ऑफ द रीजन के जो इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया हुआ है दैट इज एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट आप कह लें इन कंटिन्यूस डोमेन में जो है. ठीक है. और ये इनर प्रोडक्ट जो है वो LT नॉर्म को ही इंड्यूस करता है. ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं. अच्छा, अब इन ऑर्डर टू मे बी रिड्यूस द एरर व्हाट कैन वी डू. लेट्स सपोज कि अब मेरे पास जो एरर आ रहा है अभी फिलहाल जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन कंप्यूट इट विद यूजिंग मैटलैब एंड एक्चुअली आई डिड राइट सम प्रोग्राम लेकिन मेरा मैटलैब जो है वो सही चल नहीं रहा. लेकिन दिस इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट कि आपके पास जो मैट्रिक्स आर आया था पिछला उसका इन्वर्स निकालें. उसको आप जो है ना आई वुड एडवाइज एक्चुअली कि अगर छोटी सी एक्सरसाइज आप कर सकें तो करें कि आपके पास आर आ रहा है, ये आपके पास ई की फॉर्म में जो है पी आ रहा है, आर इनवर्स पी करें, आपके पास जो है वो सी ये सारे आने चाहिए एंड देन फिर एरर निकाल के उनका मैग्नीट्यूड भी कंप्यूट करें. नाउ माय क्वेश्चन इज कि अब हमने तो इसको बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में ही किया ना बिकॉज वी स्टार्टेड विद द फैक्ट हमने आर निकाला ही इसी बेसिस पे था कि हमने कहा था कि मिनिमम एरर होगा ऑर्थोगोनल है एरर वेक्टर जो है. तो अगर अभी भी लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको समहाउ रिड्यूस करना चाहती हूँ एरर को, व्हाट कैन बी डू टू रिड्यूस इट. एक चीज़ है जो कि हमने पहले करके देखी थी. आई मीन वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट थिंग कि अगर आपके पास जो है वो कहीं पे एरर रिड्यूस करना चाह रहे हो तो उस केस में व्हाट कैन यू डू, यू कैन एक्चुअली यूज वेटेड इनर प्रोडक्ट. ठीक है. और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन डू इज कि हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है बेसिकली उसमें हम क्या कर रहे हैं कि वी आर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग अ वेट फंक्शन. और इस वेट फंक्शन को अब अभी देखें फिलहाल अगेन मैंने वेट फंक्शन वही वाला लिया हुआ है जो कि आपकी बुक में गिवन है. और बुक में जो वेट फंक्शन उन्होंने क्या दिया हुआ है इस तरह का पैराबोला टाइप का दिया हुआ है विच इज एक्चुअली विच इज 0 एट ऑलमोस्ट 0.5 के ऊपर 0 है एंड दिस हैज हाई वैल्यू एट ऑन द एजेस. सो इन अदर वर्ड्स ये वेट फंक्शन क्या कर रहा है, ये वेट फंक्शन जो भी आपके पास फंक्शन है उसकी सेंटर की वैल्यू को सप्रेस कर रहा है जबकि जो एजेस हैं उनको लार्ज मतलब उनको जो है वो बेसिकली 10/4 से मल्टीप्लाई कर रहा है विच मीन्स के एज की जो वैल्यूज़ हैं उनका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है और जो सेंटर में वैल्यूज़ हैं उनको कम कर रहा है. ठीक है. बट इट इज़ नॉट द ओनली फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसको वादा करना चाह रहे हैं, किसको कम करना चाह रहे हैं, किस तरह से आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं. आप वेट फंक्शन को किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एंड देन वंस यू हैव डिफाइंड द वेट फंक्शन तो अब हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है एक्चुअली आई शुड हैव रिटर्न इज एफ जी अंडर
वेट जो है कि वेटेड इनर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, और उस केस में हमने क्या किया हुआ है कि वी हैव डिफाइंड दिस थिंग सच समथिंग लाइक दिस कि वेटेड इनर प्रोडक्ट का मतलब है कि जो वेट वाला आपका फंक्शन है उसके स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें. अगेन दिस इज समथिंग दैट इज डिपेंडेंट अपॉन योर ओन चॉइस कि स्क्वायर रूट से कर रहे हैं या उसी वेक्टर से कर रहे हैं. बट द पॉइंट इज कि इस केस में अब आप देखें कि हमारे पास बिकॉज ऑफ दैट वेट, और यहाँ पे ना इसका जो फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि जो वेट फंक्शन है पैराबोला नजर आ रहा है मुझे, अगर आप इसको खोल के इसको प्लॉट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी दिस थिंग जो कि यहाँ पे मैंने प्लॉट किया हुआ है. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आर चेंज हो रहा है, और जब आर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो है वो मेरे पास सीज की वैल्यूज भी चेंज हो रही है. एंड नाउ यू कैन सी कि फर्स्ट वाला जो है तो उसमें बढ़ रहा है C1 में, लेकिन जो थर्ड वाला मेरा कोफिशिएंट था, अगर आपको याद हो जो हमने जहाँ से मतलब टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन में इट वाज 0.5, जो पिछली वाली हमारे कंप्यूटेशन में थी उसमें ये 0.8 से ज़्यादा आया था. नाउ इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स 0.5 विच मीन्स कि इट इज़ 0.69 हमारे पास आ गया. बट द पॉइंट इज़ कि depending upon how you adjust these weights, you can reduce the error and then take it closer to whatever was the actual value. लेकिन the weight vector has to be chosen wisely कि आपको डिपेंडेंट अपॉन के जो भी आपने जो वेट वेक्टर डिफाइन किया हुआ है उसको आपने किस तरह से जो है वो चूज़ किया है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एरर. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा पर्पस है वो ये है कि इन तमाम चीज़ों से कि आपके पास जो भी एरर है वो रिड्यूस हो जाए. ओके, वी विल स्टॉप हेयर. और ये जो है मैं अभी अपलोड आप लोगों के उस पर एटलीस्ट स्लाइड्स तो कर दूँगी. आई वुड एडवाइज़ यू कि अगर कल से पहले आप लोग सिर्फ मैट लैब में सिर्फ समहाउ ये कंप्यूट कर सकें. एक तो ये कि ये वाली जो चीज़ है इनर प्रोडक्ट हमने पिछला वाला तो कर लिया था कंप्यूट. ये जो वेटेड इनर प्रोडक्ट है एक वेबसाइट है वुल्फ्रैम का, पता है किसी को? वुल्फ्रैम अल्फा. दिस इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे आप पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो आई वुड एडवाइस के ये इंटेग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह की जो है वो बहुत सी चीज़ों जो है वो कर सकते हैं. सो आई वुड एडवाइस कि आप बेशक खुद से इंटीग्रेशन मत करें वहाँ पे जो है, बिकॉज इट विल बिकम वेरी टीडियस अगर आप इसको फिर इसके साथ एक्सपोनेंशियल भी आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करके और सारे इनर प्रोडक्ट्स निकालने की कोशिश करें. लेकिन ये कि आप उसको करके निकालिए ज़रूर एंड देन सी कि यही आपके पास आता है कि नहीं आता. एंड देन वंस यू हैव दिस थिंग आप आर इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई करके सीज की वैल्यूज़ दोनों केसेस में निकाल के जस्ट टू मेक श्योर कि जो चीज़ हमने पढ़ी है वो जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है आपकी उससे टैली हो रही है कि नहीं. एंड इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर यू फॉर द एग्जाम ऑल्सो कि आपके पास अगर क्वेश्चन आते हैं तो यू वुड नो कि उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. और ये बुक में जो है 3rd चैप्टर में मौजूद है डिटेल में एग्जाम्पल. तो आई वुड एडवाइस कि कल के लेक्चर से पहले जो है वो आप इसको एक दफ़ा देख कर आइएगा. ओके, सो वी विल स्टॉप नाउ. चलें, थैंक यू. कल हम फिर 6 बजे ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.